सो हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 11 जैक का जो भी आपका क्वेश्चन बैंक रिलीज किया गया था उसका मैं सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा और ये आपका 4th चैप्टर होगा मोशन इन अ प्लेन। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हैज़। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, तो आपको पता होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। ओके, तो आपका ये सी करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो, वेलोसिटी आपका वेलोसिटी आपका वेक्टर है, फोर्स भी आपका वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर है, इनमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। इलेक्ट्रिक करंट आपका स्केलर होता है। देखो, इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, बट ये आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन और भी होना चाहिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ कि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, या आप बोल सकते हो जो भी आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसे वो फॉलो करे। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए आपका क्या है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड। The resultant of two vector is maximum when the angle between them is। ओके, तो रिजल्टेंट आपका कब मैक्सिमम होगा? तो देखो, रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन हमें क्या पता है, हमें पता है जो रिजल्टेंट आपका होता है R इक्वल टू अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये होता है। ओके, तो ये मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम तब होगा जब आपका कॉस थीटा मैक्सिमम हो, और कॉस थीटा आपका मैक्सिमम क्या होता है, इसका वैल्यू आपका मैक्सिमम 1 होगा। ओके, तो यहाँ से थीटा आपका क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। मतलब कॉस थीटा 1 कब होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। तो द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। एंगल क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। ओके, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन देयर रिजल्टेंट इट। ये तो बहुत आसान है। यदि दो वेक्टर सपोज कुछ इस प्रकार है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में। ओके, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट अप्लीकेबल टू वेक्टर्स। तो इनमें से आपका कौन सा ऑपरेशन है जो हम लोग वेक्टर के साथ नहीं करते हैं। ओके, तो देखो, आप एडिशन ऑफ वेक्टर होता है, सिंपल है कि आप कुछ ऐसा ऑपरेशन करते होगे, आप 3i कैप प्लस 4j कैप, ये आपका एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है सपोज 2i कैप प्लस 3j कैप, तो इसे हम लोग ऐड करते हैं। 3i कैप प्लस 2i कैप 5i कैप और 4j कैप प्लस 3j कैप 7k कैप। तो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है। 3i कैप प्लस 4j कैप, यदि मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप, तो ये भी ऑपरेशन हम लोग करते हैं। दैट इज 3i कैप में 2i कैप चला जाएगा तो i कैप, और 4j कैप में 3j कैप चला जाएगा तो j कैप। तो सब्ट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है। आपको पता है हम लोग वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपका मल्टीप्लिकेशन है। बट डिवीजन नहीं होता है। कभी भी आपने ऐसा ऑपरेशन नहीं किया होगा 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 2i कैप प्लस 3j कैप, आपने ऐसा डिवीजन नहीं किया होगा वेक्टर का कहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आपका डिवीजन होगा, ये ऑपरेशन हम लोग नहीं करते हैं वेक्टर में। ओके, उसके बाद क्या है, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देयर वेक्टर सम इज इक्वल टू। देखो, यदि दो वेक्टर पैरेलल होगा तो उसका वेक्टर सम क्या होगा, द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, द डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड और 0। देखो, टू वेक्टर्स पैरेलल है, टू वेक्टर्स पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच का एंगल क्या है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो आपको पता होगा कि क्या होता है, अभी मैंने आपको यहाँ बताया, रिजल्टेंट जो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है। पैरेलल हो गया तो थीटा आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और थीटा 0 हो गया तो ये आपका कॉस थीटा
cos 0 1 हो जाएगा, तो ये सिंपली हम लिख पाएंगे यहाँ से आर रिजल्टेंट जो होगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पैरेलल है तो थीटा 0, तो cos 0 1 होता है 2ab, और ये आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, और इसे हम लोग लिख सकते हैं, ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा ए प्लस बी, तो ये क्या है सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो किसी भी वेक्टर है ये, इसमें यदि हम ऐसे मॉड लगा दें तो वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल्सो नोन एज। ओके, तो स्केलर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ये भी आप याद रखना। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट्स इन, मतलब यदि दो वेक्टर का यदि मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो हमें क्या मिलेगा, स्केलर, वेक्टर, मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो यदि दो वेक्टर का यदि मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँ तो वो हमेशा एक तीसरा वेक्टर देता है, दैट इज़ वेक्टर सी सपोज। ओके, तो वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा क्या देगा, एक वेक्टर देगा। ओके, उसका रिजल्ट क्या होगा, एक वेक्टर आएगा, तो ये आपका बी करेक्ट है। ओके, वेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हंटर्स एम्स हिज गन एंड फायर अ बुलेट डायरेक्टली एट अ मंकी ऑन अ ट्री, एट द इंस्टेंट द बुलेट लिफ्ट्स द बैरल ऑफ द गन, the monkey drops, pick the correct statement regarding the situation। ओके, तो ये क्या है, पहला ऑप्शन, the bullet will never hit the monkey, the bullet will hit the monkey, the bullet may or may not hit the monkey, can't be predicted। ओके, तो ये क्वेश्चन जस्ट आप समझ लो इसमें क्या आपसे पूछा जा रहा है। देखो ऐसा कुछ सीन है आपका, ये एक यहाँ से एक हंटर है जो बुलेट को रिलीज करता है बंदूक से, और यहाँ सपोज एक मंकी बैठा है। ओके, एक मंकी बैठा हुआ है, तो ये इस मंकी पे ऐसे निशाना बना के ये क्या करता है, बुलेट को ये रिलीज करता है, बुलेट को ये फायर करता है। ओके, अब देखो जैसे ही यहाँ से ये बुलेट को फायर करेगा, जैसे ही बुलेट को ये फायर करेगा, मंकी यहाँ से क्या करता है, ड्रॉप कर जाता है, मतलब ऐसे नीचे की ओर ये कूद जाता है। ओके, तो आपसे बोला गया है कि क्या होगा, और ऑप्शन आपका क्या है, द बुलेट विल नेवर हिट द मंकी, मतलब ये बुलेट जो है कभी भी मंकी को नहीं लगेगा। दूसरा है द बुलेट विल हिट द मंकी, ये बुलेट मंकी को हिट कर देगा, लग जाएगा जाके मंकी को। द बुलेट मे और मे नॉट हिट द मंकी, हो सकता है बुलेट बंदर को जाके लग जाए या नहीं भी लगे। ओके, तीसरा कांट बी प्रिडिक्टेड, मतलब बोला नहीं जा सकता क्या होगा। तो देखो इसमें होगा क्या, इसमें ये बुलेट जाके मंकी को लग जाएगा, ऐसा मत समझना कि ये जो हंटर है वो निशाना साधा बंदर को और बंदर कूद गया तो नहीं लगेगा, वो लग जाएगा। क्यों लगेगा समझो आप, देखो इस मंकी का जब ये नीचे ड्रॉप करेगा तो इसका मोशन जो होगा वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में इसका क्या होगा, मोशन होगा। ओके, और इसका जब मोशन होगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, u इक्वल टू 0, ये ड्रॉप किया है वहाँ से, और एक्सेलरेशन इसमें g के बराबर होगा। ओके, और इसका मोशन जस्ट एक डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। लेकिन ये जो बुलेट है, ये बुलेट जैसे यहाँ से फायर होगा, इसका मोशन दो डायरेक्शन में होगा, एक इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। क्यों, जी के कारण, क्योंकि ग्रेविटी इसको खींचेगा। ओके, तो इसका जो मोशन होगा ये आगे भी जाएगा और आगे जाने के साथ साथ ये नीचे भी थोड़ा जाएगा। ओके, ये आगे भी जाएगा और ये नीचे गिरता हुआ जाएगा, कुछ इस प्रकार आगे भी जाएगा और ये ऐसे ऐसे नीचे भी जाके गिरेगा। तो आगे जाने के साथ साथ ये नीचे भी जा रहा है। ओके, यदि मैं हॉरिजॉन्टल मोशन देखूं, यदि मैं हॉरिजॉन्टल मोशन देखूं किसका, बुलेट का, तो ये जब यहाँ से यहाँ सपोज पहुँच गया, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया कितने टाइम में, सपोज टी टाइम में। ओके, बुलेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ से पेड़ तक पहुँच गया कितने टाइम में,
टी टाइम में, तो इस टाइम में बंदर कितना नीचे गया होगा, क्योंकि बंदर तो कूद चुका है, तो इस टाइम में जो बंदर गया होगा वो गया होगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में यदि मैं देखूँ बंदर का मोशन, तो यू तो 0 है, तो ये आपका हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। मतलब टी यदि बुलेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ जाता है तो ये बंदर नीचे कितना गिर चुका होगा, हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम देखते हैं बुलेट जब यहाँ से यहाँ जाता है तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में ये बुलेट कितना नीचे गया। ओके, ये तो मैंने जस्ट हॉरिजॉन्टल को दिखाया है, तो ये वर्टिकल में नीचे कितना गया होगा। तो बुलेट का यदि मैं वर्टिकल मोशन देखूं तो बुलेट तो ऐसे फायर किया गया है, तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में u बराबर 0 और एक्सेलरेशन क्या होगा g के बराबर, ग्रेविटी के कारण जो हो रहा है। तो t टाइम में ये बुलेट नीचे कितना गया होगा, सपोज s2 इक्वल टू, ये भी हाफ u तो 0 है, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा जी टी स्क्वायर। तो देखो s1 और s2 बराबर है, मतलब जब बुलेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो जितना नीचे आपका बंदर गया है उतना नीचे बुलेट भी जाएगा। तो जितना नीचे आपका बंदर गया उतना नीचे यदि बुलेट भी जाएगा तो जाके उस बंदर को क्या करेगा, हिट कर देगा। ओके, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा द बुलेट विल हिट द मंकी। क्या होगा, द बुलेट विल हिट द मंकी। ओके, द बुलेट विल हिट द मंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये तो आसान है, आपको पता होगा पैरेललोग्राम लॉ से क्या होता है, ये दो वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट किससे रिप्रेजेंट होता है, डायगोनल से। ओके, किससे, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द वेक्टर। तो ऑप्शन डी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जस्ट अ सेकेंड, व्हेन एडिंग टू वेक्टर्स यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन द वेक्टर्स आर प्लेस्ड। ओके, तो देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि यदि दो वेक्टर मैं लेता हूँ सेम ऑर्डर में, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, सेम ऑर्डर मतलब एक का हेड तो दूसरे का टेल, तो जो आपका ये दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड होगा और टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, मतलब इसका टेल, इसका टेल, इसका हेड। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो वेक्टर को कैसे मैंने प्लेस किया, हेड टू टेल, वेक्टर ए का हेड तो वेक्टर बी का टेल। ओके, तो हेड टू टेल क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो 12 का क्या होगा, 12 का सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, the muzzle speed of a certain rifle is 330 meter per second. At the end of 1 second, a bullet fired straight up into the air will travel a distance of, just एक कोई आपका राइफल है, उससे मजल मतलब बुलेट को फायर किया गया ऊपर की ओर, किधर फायर किया गया, ऊपर की ओर। तो देखो जब ऊपर जाएगा तो आपसे पूछा है कि एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो कितना ऊपर जाएगा। तो यदि ये ऊपर जाता है तो हम जानते हैं कि ऊपर जाने के दौरान इसमें जो एक्सेलरेशन हम लोग लेंगे ए इक्वल टू माइनस जी लेंगे, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, इसका वेलोसिटी घट रहा है। ओके, तो आपको पता है टाइम आपका क्या दे दिया हुआ है, 1 सेकेंड। ओके, इनिशियल आपका जो स्पीड दिया हुआ है u, वो आपका है 330 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमें क्या पता है कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u और टाइम 1 सेकेंड, तो ये 330 ही होगा, और हाफ ए टी स्क्वायर मतलब हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी का वैल्यू में कितना ले लूँ 9.8 और टाइम तो 1 का स्क्वायर होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 330 माइनस 4.9। ओके, तो बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if two vectors have the same direction their resultant is equal to। ओके, दो वेक्टर का सेम डायरेक्शन है, मतलब थीटा कितना है, थीटा आपका 0 डिग्री। ओके, तो थीटा यदि 0 है तो क्या होता है, आर इक्वल टू देयर रिजल्टेंट ही, हाँ, तो आर इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab कॉस थीटा होता है, तो कॉस 0 आपका तो 1 होता है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो ये आपका a प्लस बी आ जाएगा। ओके,
तो दी सेम डायरेक्शन है, तो द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, तो 14 का क्या आंसर होगा, 14 का ए आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट द वेक्टर्स मस्ट बी एडेड। देखो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब क्या, मैं ट्रायंगल रूल को या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कंसीडर कर सकता हूँ। तो देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका दो साइड यदि क्या है, पैरेललोग्राम का साइड्स है एडजेसेंट साइड, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, डायगोनल होगा इसका। ओके, तो ये मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, ज्योमेट्रिकली एनालाइज कर रहा हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो वेक्टर एडिशन है वो कैसा मैं इसे ऐड कर रहा हूँ, ज्योमेट्रिकली ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16 नंबर क्वेश्चन। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 16 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन मतलब क्या, जिसमें डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में हो रहा हो, तो मैं बोलूँगा मोशन इन अ प्लेन, मतलब उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो वो दो डायरेक्शन में हो रहा हो। तो देखो अ कार मूविंग इन अ रेक्टेंगुलर पाथ, तो ये कार को ऐसे पाथ में मूव कर रहा है, ये रेक्टेंगुलर पाथ है, ऐसे जा गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो इसका देखो जो मोशन हो रहा है एक बार वाई डायरेक्शन में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, एक्स डायरेक्शन में भी ये जा रहा है, दो डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आपका मोशन इन अ प्लेन होगा। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका है अ बाइसाइकिल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ ये भी क्या है, एक तरह का मोशन इन अ प्लेन है। ओके, क्योंकि यदि मैं ऐसे मानूँ एक्स और वाई, तो देखो यदि ये सर्कुलर मोशन करेगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स डायरेक्शन में भी होगा और वाई डायरेक्शन में भी होगा। ओके, तो ये भी मोशन इन अ प्लेन है। डी है ट्रक मूविंग इन इनफाइनाइट स्पायरल, मतलब एक कोई ट्रक है, मैं डी ऑप्शन देख रहा हूँ, फिर सी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो कोई ट्रक यदि ऐसे स्पायरल पाथ में मूव करेगा तो ये भी क्या प्लेन है, इसका दो डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन यदि एक रॉकेट को स्पेस में छोड़ा जाता है तो उसे ऐसे वर्टिकली ऊपर की ओर छोड़ा जाता है, तो इसका मोशन इन अ लाइन होता है, तो ये क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में इसका मोशन होता है। जो भी आपका रॉकेट है तो ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, इसलिए ये प्लेन नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आपको क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड देन आइदर ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स व्हेन। देखो दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होना है, स्मॉलर होना है, जो भी आपका इंडिविजुअल वेक्टर है दोनों उससे। ओके, तो ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है दे हैव अपोजिट डायरेक्शन। ओके, यदि देखो आप ऐसे समझो, एक फोर्स है 3 न्यूटन का और एक फोर्स है 4 न्यूटन का। ओके, ये 3 न्यूटन है और ये सपोज क्या है 4 न्यूटन। यदि दोनों सेम डायरेक्शन में लगेगा तो इसका सम क्या हो जाएगा, 3 + 4 7 न्यूटन, क्या हो जाएगा 7 न्यूटन। ओके, तो 7 न्यूटन 3 न्यूटन से भी बड़ा है, 4 न्यूटन से भी बड़ा है, तो ये देखो जब सेम डायरेक्शन में होगा तब तो ये पॉसिबल नहीं है। यदि 90 डिग्री होता है तो ये 4 न्यूटन, ये 3 न्यूटन, तो इसमें भी देखो आपको पता होगा √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ये कितना आता है, ये 5 न्यूटन आता है। कितना आता है, 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन 3 न्यूटन से भी बड़ा है 4 न्यूटन से, लेकिन यही अब तो ये भी नहीं होगा। अब एक केस देखो आपका 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 4 न्यूटन इधर लग रहा है और 3 न्यूटन इधर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। 4 - 3 इसका रिजल्टेंट 1 न्यूटन आएगा, जो 3 से भी छोटा है और 4 से भी छोटा है, तो ये क्या होगा, दे हैव अपोजिट डायरेक्शन, बी करेक्ट होगा। 17 का क्या करेक्ट होगा आपका, 17 का बी आपका करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका है 18 नंबर। 18 नंबर क्या बोल रहा है आपका, if two vectors are at right angle to each other and they are co-initial vector their resultant can be determined using। तो देखो यदि दो वेक्टर है जो राइट एंगल, मतलब क्या है, दोनों के बीच का एंगल, दो वेक्टर है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, को इनिशियल मतलब सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, देयर रिजल्टेंट कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग। तो देखो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, पैरेललोग्राम। इसे जस्ट मैं एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ, यहाँ आपका रेक्टेंगल बन जाएगा, तो इसका जो डायगोनल होगा क्या देगा, वो रिजल्टेंट देगा। ओके, और ऐसा इसलिए कि पैरेललोग्राम लॉ में ही आपका दो वेक्टर जो होता है को इनिशियल होता है, दो सेम पॉइंट से स्टार्ट होता है।
ट्रायंगल में क्या होता है, एक का हेड और दूसरे का टेल कंसाइड करता है, बट पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो डायगोनल होता है वो दो वेक्टर को इनिशियल होता है, सेम पॉइंट से स्टार्ट होता है और वहीं से आपका डायगोनल खींचा जाता है। ओके, तो आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ होगा। क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ। उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन का आपका आइडिया होगा, कुछ ऐसे कुछ एंगल बना के फेंका जाता था हॉरिजॉन्टल से और इसका पाथ कुछ इस प्रकार होता था। ओके, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन अ प्लेन। हाँ, क्यों, क्योंकि देखो ये एक्स है, ये वाई है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब ये आगे भी जा रहा है और आगे जाने के साथ ऊपर भी जा रहा है। वाई डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है, तो ये आपका क्या होगा, प्लेन में होगा। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन अलोंग अ कर्व। हाँ, ये कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। ओके, इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन अ स्पेस। हाँ, ये आपका क्या है, ये भी ट्रू ही है, क्योंकि ये मोशन इन अ स्पेस नहीं है। यदि स्पेस में मोशन हो रहा है तो वो 3 डायमेंशनल मोशन में कंसिडर करूँगा, मतलब एक्स वाई के साथ साथ एक और आ जाएगा आपका जेड। ओके, तो ये आपका बस एक्स और वाई में हो रहा है, जेड में नहीं हो रहा है, इसलिए मोशन इन स्पेस नहीं है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन स्पेस नहीं है, तो ये भी ट्रू ही है। ओके, द एक्सेलरेशन कीप्स चेंजिंग इन प्रोजेक्टाइल मोशन, नहीं ये गलत है। क्यों, क्योंकि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान इसमें जो एक्सेलरेशन लगता है वो जी के बराबर लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये चेंज नहीं करता है, तो ये आपका नहीं, मतलब ये आपका ट्रू नहीं है रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, उसके बाद क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज डैश द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स। ओके, तो इक्वल टू, ग्रेटर और लेस देन, अनरिलेटेड टू। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, एक आपका टर्म है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, और दूसरा टर्म है सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर। ये क्या होता है, देखो आप, यदि मैं दो वेक्टर लूँ, क्या लूँ मैं, दो वेक्टर, ऐसे समझो आप, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि मैं दो वेक्टर लूँ कुछ इस प्रकार, ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। ओके, और एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल यदि कंसाइड कर रहा है। ओके, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, थर्ड वेक्टर टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ओके, तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा ए प्लस बी। ये वाला साइड क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट। तो अब हम लोग समझते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट यहाँ क्या है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वो क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब ये रिजल्टेंट ए प्लस बी उसका मैग्नीट्यूड। ओके, उसके बाद एक टर्म है सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर। ये क्या है, मतलब सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर, किसका सम, मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर, अलग अलग मैं दोनों वेक्टर का सम लूँ, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यही ये लाइन का मतलब हुआ। ओके, अब देखो आप इसे ज्योमेट्रिकली समझोगे तो आपको पता होगा कि यदि सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है, इस वेक्टर का लेंथ, बी का मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस वेक्टर का लेंथ, और ए प्लस बी मतलब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस थर्ड साइड का मैग्नीट्यूड। ओके, अब देखो आपको एक चीज़ पता होगा कि थोड़ा भी आपको ट्रायंगल का आइडिया हो, तो यदि वेक्टर आपका कोप्लेनर है तो आपको ये आइडिया होगा कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम होता है, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम। तो यहाँ साइड क्या है दो मेरा, एक ये साइड और ये साइड लेता हूँ, ये हमेशा बड़ा होगा थर्ड साइड से, थर्ड साइड क्या आपका रिजल्टेंट। ओके, ये आपको आइडिया होगा। ओके, मतलब दो साइड का सम हमेशा बड़ा होगा तीसरे साइड से। ओके,
तो ये आप समझ सकते हो। तो यहाँ मैं इसे वेक्टर में कैसे बोलूँगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जो होगा वो लेस देन होगा सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स। ओके, ये हो गया। एक केस आपका ये बनता है कि आपका वेक्टर क्या हो, कोलिनियर हो। कुछ इस प्रकार मैं मान लेता हूँ कि ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर भी आपका इधर ही है। ओके, तो आपको पता होगा यदि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, वेक्टर ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो इंडिविजुअल वेक्टर जो है, इंडिविजुअल वेक्टर के सम के बराबर हो जाता है। ओके, ऐसे आप समझो यदि एक फोर्स 3 न्यूटन का इधर लग रहा है, इधर ही 4 न्यूटन का लग रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर सम वो इसका इंडिविजुअल जो सम हो उसके बराबर हो जाएगा। 3 + 4 7। तो हुआ ये कि मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है वो किससे छोटा होगा, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल से, या तो ये पॉसिबल है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है वो बराबर हो सकता है किसके, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स। ओके, तो या तो ये आपका छोटा हो जाएगा या तो ये आपका बराबर हो जाएगा सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स से। ओके, अब यदि मैं ऑप्शन देखूं तो इक्वल टू ये तो होगा नहीं, लेस देन भी नहीं होगा, अनरिलेटेड ये तो होगा नहीं। यहाँ देखो ऑप्शन थोड़ा गलत है, ग्रेटर और लेस देन। ग्रेटर में मैं बोल सकता हूँ इक्वल और लेस देन। ओके, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, या तो इक्वल होगा या तो लेस देन किसके होगा, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स। ओके, तो ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट होगा। ऑप्शन बी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका है तो ये इक्वल और लेस देन हो जाएगा। उसके बाद देखो यदि मैं 21 क्वेश्चन देखूं तो इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट एन एंगल थीटा टू ईच अदर द रिजल्टेंट इज गिवन बाय। देखो ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपका कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो ये छोड़ दो भी आप। उसके बाद क्या है आप, उसके बाद आपका है ये हो गया, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर कॉल्ड। देखो कोई वेक्टर है, इसका यदि मैं दो कंपोनेंट करूँ, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ओके, तो इसे हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ओके, तो ये आपका क्या होगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। उसके बाद क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड। देखो कोई वेक्टर को यदि मैं ब्रेक करता हूँ, तोड़ता हूँ दो वेक्टर में, तो उसे हम लोग रिजोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, रिजोल्यूशन। ओके, तो उसे हम लोग बोलेंगे वेक्टर रिजोल्यूशन। क्या बोलेंगे, वेक्टर रिजोल्यूशन। जस्ट सेकेंड, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर रिजोल्यूशन। उसके बाद क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस रिप्रेजेंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। क्यों कि देखो आप यदि ये ऐसे, ओके, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, ये आपका इसका रिजल्टेंट होता है। ओके, तो ये आपका हाइपोटेनस है, तो इसका रिजल्टेंट ये डायगोनल होगा। तो यदि मैं ऐसे देखूं इस ट्रायंगल में, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका जो डायगोनल है वो आपका रिजल्टेंट है। ओके, तो द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। उसके बाद क्या है, इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 90 डिग्री देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज। तो देखो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है ए डॉट बी, ये क्या होता है, ये आपका होता है ए बी कॉस थीटा। और यदि थीटा 90 डिग्री है, थीटा क्या है 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज यूज टू फाइंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा आपका मिस्टेक है ऑप्शन में। यदि हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना है तो उसमें हमें साइन और कोसाइन कुछ भी यूज हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका एंगल कहाँ है। जैसे देखो यदि मैं बोलूँ, आप ऐसे समझो, जस्ट अ सेकेंड, या देखो आप यदि ये आपका एक वेक्टर है, क्या है ये आपका
एक वेक्टर, और ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका वर्टिकल। यदि थीटा ये रहा, थीटा आपका ये रहा, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, सपोज ये वेक्टर ए है, तो ये आपका ए कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, लेकिन यही यदि कोई थीटा इसे माने, कोई थीटा इसे माने, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, तो जो थीटा से आपका कनेक्ट है वो आपका उसमें कॉस आता है, तो ये आपका ए कॉस थीटा हो जाएगा और ये आपका ए साइन थीटा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये जस्ट डिपेंड करता है आपका थीटा कहाँ डिफाइन किया गया, वर्टिकल के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ। यदि हॉरिजॉन्टल के साथ है थीटा तो कॉस थीटा आएगा, लेकिन यदि वर्टिकल के साथ है तो ए साइन थीटा आएगा। ओके, तो कॉस और साइन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आंसर इसमें शायद कॉस ही दिया है, बट आंसर इसका कॉस और साइन दोनों हो सकता है। ओके, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद आपका है 27 नंबर। 27, इफ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस, इट्स एक्स कॉम्पोनेंट इज। ओके, मतलब इफ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, तो वेक्टर है आपका जो कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। तो कुछ इस प्रकार है, एक कोई वेक्टर है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वेक्टर है आपका जो 60 डिग्री बना रहा है वाई एक्सिस के साथ। तो देखो इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा गया है। ओके, तो इसका वर्टिकल, ये आपका वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, तो ये क्या आएगा, इधर एंगल कनेक्टेड है तो इसमें कॉस आएगा, बट इसमें क्या आएगा, तो फिर इसमें साइन आ जाएगा, ए साइन 60 डिग्री। क्या होगा, ए साइन 60 डिग्री, बट इसमें ए साइन 60 डिग्री नहीं है, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, कॉस 30 डिग्री। ओके, तो ए कॉस 30 डिग्री होगा, तो 27 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, 27 का जो आंसर होगा वो ए नंबर हो जाएगा। ओके, सॉरी, ये आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ बॉडी ए ऑफ मास m is thrown with a velocity v at an angle of 30 degree to the horizontal, and another body b of same mass is thrown with same speed at an angle of 60 degree to the horizontal, the ratio of the horizontal range of a and b will be। देखो कुछ नहीं है, एक को 30 डिग्री से फेंका गया है प्रोजेक्टाइल मोशन में। ओके, एक को जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है वो एक बार एंगल 30 डिग्री बना रहा है और दूसरा बॉडी 60 डिग्री बना रहा है, तो रेंज का रेशियो पूछा गया है। तो देखो ये 30 डिग्री और 60 डिग्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आपको पता होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में कि थीटा और 90 माइनस थीटा, थीटा और 90 माइनस थीटा में आपका रेंज सेम होता है। तो देखो ये आपका 30 है और ये आपका क्या है 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या होता है, 90 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस केस में रेंज क्या होगा आपका, सेम होगा। तो रेशियो क्या आएगा 1:1। तो रेशियो क्या आएगा आपका 1:1। अब 29 क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन बिटवीन द टू वेक्टर्स कैन यील्ड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द आइदर ऑफ देम। ओके, मतलब कौन सा ऑपरेशन इसमें आपको एक वेक्टर देगा परपेंडिकुलर टू द आइदर ऑफ देम, मतलब दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो ये आपको सिंपली पता होगा कि यदि मैं दो वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ, वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, ऐसे ऐसे समझो आप, यदि आपका दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आता है। ओके, तो मतलब ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ओके, कुछ इस प्रकार यदि आपका ये वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये दोनों को परपेंडिकुलर आता है। ओके, ये आपको पता होगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्या आपका मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का क्या है वो मल्टीप्लिकेशन है। ओके, उसके बाद क्या है, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एडेड। ठीक है, दो वेक्टर है इक्वल मैग्नीट्यूड का जिसे ऐड किया गया। द एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट।
तो आपको पता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड इक्वल है तो दोनों में ए ले लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री माइनस 1/2 होता है। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और माइनस 1/2, तो 2 कट जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर केवल बचेगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ये अब बस आपका ए आ जाएगा। तो ये क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर। ओके, मतलब किसी एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है तो वो आपका क्या है, ए है। ओके, उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है if two vectors have the same direction their product is maximum। if two vectors have the same direction, okay, their dot product is। तो देखो अभी दो वेक्टर का सेम डायरेक्शन है, क्या है, दो वेक्टर का यदि सेम डायरेक्शन होगा तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, उसका डॉट प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम होगा। ऐसा क्यों, तो देखो आप दो वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट जैसे सपोज ऐसे समझो आप, डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या, ए डॉट बी, ये आपका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। और यदि सेम डायरेक्शन है तो कॉस थीटा मतलब थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री और कॉस 0 1 होता है। ओके, तो मैक्सिमम आपको मिलेगा। मैक्सिमम कब मिलेगा, जब कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हो, और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, और वो कब मिलेगा, जब थीटा आपका 0 डिग्री हो, और 0 कब होगा, जब डायरेक्शन सेम हो। ओके, तो ये आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, उसके बाद क्या है 32 नंबर, द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज। मतलब सब्ट्रैक्शन को हम लोग कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या आपका ऑप्शन है, ये आपका है वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, और आपका क्या है, ओके, उसके बाद आपका है वेक्टर डिवीजन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का बात हो रहा है तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, द रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज बेस्ड ऑन विच ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट। तो देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो हम लोग करते हैं ब्रेक, उसमें किसका यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सिंपल है, देखो ये आपका एक वेक्टर है तो इसे हमें रिजॉल्व करना है। सपोज ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये एंगल थीटा है, तो इधर क्या आता था आपका ए कॉस थीटा और ये क्या आता है आपका ए साइन थीटा। तो हम लोग इसमें किसका यूज कर रहे हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, ये सब क्या, ये सब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ओके, व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देयर डॉट प्रोडक्ट इज नेगेटिव। ओके, कैसे, डॉट प्रोडक्ट आपका क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। आपका जो ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी वो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अपोजिट डायरेक्शन मतलब थीटा आपका कितना हो गया 180 डिग्री और कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1 होता है, तो ये माइनस ए बी आ जाएगा, तो ये नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है ये नेगेटिव। ओके, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इज द स्मॉलेस्ट व्हेन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज अ स्मॉलेस्ट व्हेन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज। तो देखो मैग्नीट्यूड स्मॉलेस्ट कब होगा, तो आपको पता है कि रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, जस्ट मैंने आपको बताया कि जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, तो इसका रिजल्टेंट स्मॉलेस्ट कब होगा, जब कॉस थीटा स्मॉलेस्ट हो, मतलब कॉस थीटा -1 के बराबर हो। ये कब पॉसिबल है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे। कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1, उस समय आपका क्या होगा, स्मॉलेस्ट रिजल्टेंट आएगा। ओके, व्हेन एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। वैसे भी समझो रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा, जब एक वेक्टर इधर हो और एक वेक्टर इधर हो, तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, तो ये चीज़ है। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद आपका है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन प्रोजेक्टाइल मोशन इट्स पाथ इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ओके, तो ये पैराबोला होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ट्रेजेक्ट्री का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक, दैट इज पैराबोला। ओके, उसके बाद क्या है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स। तो देखो ये आपको पता होगा कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान क्या होगा
कि आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का होता है वो कांस्टेंट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेलोसिटी कब चेंज होगा, जब उसमें एक्सेलरेशन हो, और जब प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। एक्सेलरेशन जो जी होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, ओके। इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज नहीं होता है, इसलिए वो कांस्टेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओके। उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, या द टाइम टेकन फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू half of time to complete its projectile motion, half of its maximum height, fall back to the ground, none of these। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा, ये है, तो पूरे मोशन के लिए जो टाइम लगता है उसका आधा लगेगा हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ओके। तो ये क्या होगा, हाफ ऑफ टाइम टू कंप्लीट इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल में वो होता है u² sin 2θ/g। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पे, एंगल पे और जी पे। इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, जी पे। मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ओके। ये आपका मास हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ एन एयर रेजिस्टेंस द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, रैंडम, नन ऑफ दिस। देखो आपको पता होगा एक चीज़ कि क्या होता है, जस्ट सेकेंड, कि प्रोजेक्टाइल मोशन आपका है, सपोज ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो यदि मैं इसे देखूं तो इसमें दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता है। ये ऊपर जाता है ऐसे एक्स वाई, तो ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और साथ साथ ऊपर जा रहा है। हाईएस्ट पॉइंट की जाने के बाद ये नीचे आने लगता है और आगे जाते रहता है, ओके। मतलब दो डायरेक्शन में इसका मोशन होता है, तो ये वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है और ये एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है। और ये जो दोनों मोशन होता है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये एक दूसरे पे निर्भर नहीं करता है। इसका अपना इंडिपेंडेंट इक्वेशन होगा, इसका अपना इंडिपेंडेंट इक्वेशन होगा इस मोशन के लिए, ओके। तो ये आप पर डिपेंड नहीं करता है, तो क्या होगा आपका ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट इन इट्स ट्रेजेक्ट्री डज अ प्रोजेक्टाइल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ओके। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा। तो देखो आप, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका, हाफ mv², ओके। तो जब आपका वेलोसिटी या स्पीड सबसे ज़्यादा होगा उस समय काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान क्या होगा, कोई चीज़ को मैंने फेंका, ओके, कोई चीज़ को यदि मैं फेंकता हूँ तो क्या होता है, इसका जो वेलोसिटी होगा वो डिक्रीज़ करेगा पहले, क्यों, हाईएस्ट पॉइंट तक। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन आपका क्या है, यदि मैं वाई डायरेक्शन में देखूं तो एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है और बॉल ऊपर जा रहा है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो उसका स्पीड क्या होता है, धीरे धीरे घटता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा, जैसे मैंने यहाँ से फेंका तो अभी वर्टिकल कॉम्पोनेंट ये है और हॉरिजॉन्टल ये है, ऊपर जाएगा थोड़ा ही कम हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं करेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये और कम हो जाएगा वर्टिकल वाला, ये सेम रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगा और ये सेम रहेगा हॉरिजॉन्टल, ओके। तो हॉरिजॉन्टल सेम रह रहा है बट वर्टिकल कम होते जाएगा। तो ओवरऑल यदि आपका दो कंपोनेंट में यदि आपका एक कंपोनेंट भी कम हो रहा है तो क्या होगा, ओवरऑल स्पीड कम होने लगेगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा स्पीड होगा इनिशियली, उससे कम यहाँ होगा, क्यों, क्योंकि उसका एक कंपोनेंट कम हो चुका है। यहाँ भी और कम हो जाएगा, यहाँ सबसे कम हो जाएगा, ओके। फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा नीचे डायरेक्शन में। तो देखो सबसे ज़्यादा आपका स्पीड कहाँ है, इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट आपका सबसे ज़्यादा है, उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट कम होता जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड स्टार्टिंग में होगा, ओके। और यदि मैं एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करूँ तो यहाँ जो स्पीड होगा वहाँ वो स्पीड यहाँ जस्ट जब स्ट्राइक करेगा उस समय भी होगा, बट एयर रेजिस्टेंस का बात नहीं किया गया है। तो मैं ये मानूंगा कि एयर रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा आपका स्पीड यहाँ पे होगा, ओके। और सबसे ज़्यादा स्पीड यहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट पे होगा, ओके। तो देखो आप, तो आपका क्या होगा, एट द स्टार्टिंग के समय सबसे ज़्यादा होगा, ओके। तो अब जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, ओके। धन्यवाद।